नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। मित्रों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विषय अध्ययन में हमने पिछले कई व्याख्यानों के तहत यूनानी दार्शनिक प्लेटो के चिंतन के संबंध में अध्ययन किया। और यदि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत, या यूं कह दीजिए कि वास्तविक शुरुआत कहीं से मानी जाती है, तो वह प्लेटो के चिंतन से मानी जाती हैं। और प्लेटो को पाश्चात्य राजनीतिक विज्ञान के चिंतन का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है और उनको पाश्चात्य दर्शन का पिता भी कहा जाता है। उसी कड़ी के तहत हम पाश्चात्य राजनीति विज्ञान में यूनानी चिंतक के रूप में एक और महान विभूति, जिनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, उनका यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। और वे हैं प्लेटो के महानतम शिष्य अरस्तु, राजनीति विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के पिता, दोनों कह सकते हो, अरस्तु, एरिस्टोटल। मित्रों, यूनानी चिंतन में सुकरात की गुरु शिष्य परंपरा में प्लेटो के बाद में अरस्तु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अरस्तु और प्लेटो के चिंतन में काफ़ी समानताएं होने के बावजूद भी बहुत गहरी असमानताएं भी हमको देखने को मिलती हैं। कि जहां प्लेटो आदर्शवाद की बात करता है, वहीं अरस्तु यथार्थवाद की बात करता है। इन सब का हम आगे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमको अरस्तु का जीवन परिचय समझना आवश्यक है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया के स्तेगिरा नामक नगर में हुआ। इनके पिता मकदुनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य के रूप में काम करते थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो एवं इनके शिष्य सिकंदर महान थे, अलेक्जेंडर। ये वही अलेक्जेंडर थे जिन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना देखा। प्लेटो की शिक्षा संस्था अकादमी में अरस्तु का अपना विशिष्ट महत्व था। और अरस्तु प्लेटो के अन्य सभी शिष्यों में प्लेटो का अधिक प्रिय भी थे और प्लेटो के अधिक नज़दीक भी थे। और इसके कई कारण हैं। प्लेटो खुद कहते हैं कि अकादमी के यदि अन्य सभी शिष्य शरीर का धड़ हैं, तो फिर अकादमी का मस्तिष्क की संज्ञा अरस्तु को दी जाएगी। क्योंकि अरस्तु इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, इतने दूरदृष्टि और अपने गुरु के प्रति इतने आज्ञाकारी थे कि इनका मुकाबला अन्य किसी शिष्य से नहीं किया जा सकता। अरस्तु को, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने तुलनात्मक शासन पद्धति का वास्तविक रूप से प्रयोग भी किया, उसका सूत्रपात भी किया, और भी कई प्रकार के नवाचार जो राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो अरस्तु के चिंतन में देखने को मिलते हैं। अरस्तु की मृत्यु 62 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में कैल्सिस यूनान में हुई। अरस्तु के चिंतन के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनका अभी तो हम मोटे मोटे रूप से यहाँ
पीपीटी के माध्यम से नाम देख रहे हैं और इन सभी सिद्धांतों का बारी बारी से हम अध्ययन भी करेंगे। पहला सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत। अरस्तु के चिंतन का संपूर्ण आधार काल्पनिक नहीं होकर व्यवहारिक है। इनके चिंतन में वही बातें दिखाई देती हैं जिनको वास्तविक रूप से हम प्राप्त भी कर सकते हैं और जिनको वास्तविक रूप से लागू भी किया जा सकता है। इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। विश्व में पहली बार यदि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति कहीं देखने को मिलती है तो वह अरस्तु के चिंतन में देखने को मिलती है। अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके और कई प्रकार के निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कहा कि किस प्रकार क्रांति होती है, क्रांति के क्या कारण होते हैं, क्रांति क्या होती है, फिर इसके समाधान के क्या उपाय हैं, कितने प्रकार के संविधान होते हैं, कितनी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, इनका शुद्ध रूप क्या है, इनका विकृत रूप क्या है। इसी प्रकार दासता कितने प्रकार की होती है, दास क्या होते हैं, दासता क्यों आवश्यक है और दास किसको बनाया जा सकता है। इन सब बातों के संबंध में अरस्तु ने विस्तृत विचार व्यक्त किया, विस्तृत सिद्धांत दिए। तीसरा, वितरणात्मक न्याय सिद्धांत। अरस्तु वितरणात्मक न्याय की बात करता है। अरस्तु कहता है कि शासन व्यवस्था का, प्रशासन व्यवस्था का हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इन सब व्यवस्थाओं में सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। अरस्तु बहुत विस्तार से अपने क्रांति संबंधी कारणों में और समाधान के उपायों में बताता है कि यदि वितरणात्मक न्याय नहीं होगा तो प्रजा असंतुष्ट हो जाएगी और प्रजा की असंतुष्टि क्रांति के रूप में देखने को मिल सकती है। तो ये अरस्तु के चिंतन में वितरणात्मक न्याय का बड़ा महत्व है और बाद में बहुत से चिंतकों ने इस वितरणात्मक न्याय में कई प्रकार के नवाचार किए और इस वितरणात्मक न्याय सिद्धांत को अपने चिंतन का हिस्सा बनाया। अगला बिंदु, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक। अरस्तु बहुत आशावादी विचारक थे, बहुत यथार्थवादी विचारक थे और उन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया। वे कहते हैं कि परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, चाहे वह शासन व्यवस्था हो, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था हो, निरंतर परिवर्तन चलता रहता है और यह परिवर्तन शासन व्यवस्था के लिए सकारात्मक भी हो सकता है। तो उन्होंने विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया कि इन सब चीज़ों में नवाचार होता रहता है, नई नई बातें, नए नए सिद्धांत आते रहते हैं और उनको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। अरस्तु ने अपने अध्ययन में आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। जहाँ एक और प्लेटो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति की बात करता है, वहीं अरस्तु आगमनात्मक अध्ययन पद्धति की बात करता है और आगमनात्मक अध्ययन पद्धति यथार्थ के, व्यवहार के अधिक नज़दीक है क्योंकि इसमें संसाधनों की क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने का प्रयास किया जाता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये जो अध्ययन पद्धति है इसका बहुत दूरगामी सकारात्मक इम्पैक्ट भी पड़ा। अरस्तु के चिंतन का प्रमुख आधार। अब अरस्तु ने अपने चिंतन में किन किन मुख्य बातों को शामिल किया, उन्होंने कौन कौन से विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। अगर हम राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ऐसे कुछ बिंदु हैं जो मैंने यहाँ आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इनके चिंतन का आधार था। बायोलॉजी का पार्ट अलग है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हम यहाँ बात करेंगे। एक तो अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, इनका बाद में एक एक व्याख्यान में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। राज्य संबंधी विचार। दूसरा, न्याय संबंधी विचार, वितरणात्मक न्याय की बात करता है, ये मैंने अभी आपको बताया। और राज्य की बात भी हम आगे बताएंगे कि वो खुद कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है।
व्यक्ति को राज्य का पूर्वगामी नहीं बताता, वो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी, ये अरस्तु कहते हैं। और अरस्तु के ये चिंतन बड़ा जबरदस्त है। नागरिकता संबंधी विचार, नागरिकता की भी बात अरस्तु बहुत विस्तार से करता है। वे कहते हैं कि किन लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए और किन लोगों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए, किन लोगों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। इसके संबंध में बड़ी विस्तार से अरस्तु अपने चिंतन में बात करता है। यहाँ हम उसको समझने की कोशिश करेंगे आगे के व्याख्यानों में। संविधानों का वर्गीकरण, अरस्तु अपने चिंतन में संविधानों का वर्गीकरण करता है और वो 3 प्रकार की शुद्ध शासन के स्वरूप और 3 प्रकार की विकृत शासन के स्वरूप वो यहाँ बताता है। और आगे हम इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। अरस्तु का दासता संबंधी विचार, दासता के संबंध में अरस्तु बहुत विस्तार से बात करता है। अरस्तु कहता है कि किन लोगों को दास बनाए जाने चाहिए, दास क्यों आवश्यक हैं। वो दास को समाज की सजीव संपत्ति बताता है और इसकी चर्चा हम अलग व्याख्यान में करेंगे। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, क्रांति संबंधी विचारों में 2 बातें हैं। एक तो क्रांति के कारण, ऐसे क्या कारण है जिनके कारण क्रांति हो जाती है, और फिर क्रांति का समाधान, समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं। दोनों बातों पर वे विस्तार से बात करते हैं। और क्रांति के समाधान संबंधी बिंदु अरस्तु के बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हर शासन व्यवस्था के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अरस्तु के समय हुआ करते थे। अरस्तु के शिक्षा संबंधी विचार, जहाँ प्लेटो लंबी शिक्षा प्रणाली की बात करता है, स्टेप बाई स्टेप शिक्षा प्रणाली की बात करता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस शिक्षा प्रणाली की बात करता है, वहीं अरस्तु भी शिक्षा के संबंध में अपने विचार रखता है। हालांकि अरस्तु के शिक्षा संबंधी विचार प्लेटो के जितने व्यापक नहीं है, लेकिन शिक्षा के संबंध में अरस्तु भी बात करता है। अरस्तु का आदर्श राज्य यथार्थ पर आधारित है। ये बात आपको समझनी होगी। अरस्तु भी एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता है, एक आदर्श स्थिति की बात करता है राज्य में, लेकिन वह यथार्थ को नहीं भूलता और उसके आदर्श राज्य का मार्ग यथार्थता के मार्ग से होकर गुजरता है। तो इसलिए यथार्थ पर आधारित राज्य की बात अरस्तु करता है। और अगला बिंदु, अरस्तु एवं प्लेटो की तुलना। ये हम लास्ट के एक बिंदु में इन दोनों यूनानी दार्शनिकों की तुलना करेंगे, क्योंकि ये यूनानी चिंतन के दोनों ही दार्शनिक आधार स्तंभ हैं और किसी भी एक चिंतक के बिना यूनानी अध्ययन, यूनानी चिंतन अधूरा समझा जाएगा। इनकी बात हम करेंगे। अरस्तु ने बहुत सी पुस्तकों की रचना की और उनकी पुस्तकों को अलग अलग तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे विज्ञान से संबंधित पुस्तकें, दर्शन से संबंधित पुस्तकें, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने से संबंधित पुस्तकें, राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तकें, बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी। लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे और जिनका नाम मैंने यहाँ आप लोगों को बताया। पहला तो है पॉलिटिक्स, दूसरा, ये पॉलिटिक्स अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरा, एथेंस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एथेंस, आत्मा, द सोल, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, मेट्रोलॉजी, ये मौसम विज्ञान से संबंधित है। रेट्रोडिक, पार्ट ऑफ एनिमल्स, इसमें बहुत से अलग अलग जीव जंतुओं के अलग अलग शरीर के अंगों के संबंध में बात की गई है। और मेटाफिजिक्स, ये कुछ अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे और यहाँ मैंने उनका नाम आपको बताया। अरस्तु के संबंध में कुछ कोटेशंस बड़ी प्रसिद्ध हैं, उनके संबंध में हम यहाँ विचार करते हैं। फॉस्टर कहते हैं कि मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता तथा उसके प्रभाव की गहनता की सीमा में संभवतः अरस्तु का कोई दूसरा समकक्ष नहीं है। यानी इतना उच्च स्तर का बौद्धिक चिंतन था अरस्तु का, और
उस बौद्धिक चिंतन का प्रभाव और उसकी गहनता इतनी व्यापक थी कि अरस्तु का किसी और चिंतक से तुलना नहीं की जा सकती। मैक्सी खुद कहते हैं कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, फादर ऑफ पॉलिटिक्स हैं। अरस्तु को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। इस कारण कई बार प्लेटो अरस्तु के घर को पाठक का घर कहा करते थे। ये पुस्तकें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। तो इनके यहाँ घर में ही अपने आप में एक पांडुलिपियाँ ग्रंथ बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में रखे हुए थे और उनका वह निरंतर अध्ययन अध्यापन करते थे, लिखते रहते थे। तो प्लेटो इनके घर को पाठक का घर कहते थे। अरस्तु कहते हैं कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या फिर वह है देवता। यानी एक सामान्य मनुष्य वही होगा जो समाज में रहता है, समाज का अंग है, समाज का हिस्सा है। लेकिन यदि कोई मनुष्य समाज से अपने आप को परे समझता है तो ये दो ही स्थिति में हो सकता है, या तो वह पशु हो या फिर वह देवता हो। और चूंकि हम मनुष्य हैं तो हम इन दोनों ही श्रेणी में नहीं आते, तो इसलिए हम सामाजिक प्राणी हैं। अरस्तु खुद कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या फिर देवता है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। देखो, काल की दृष्टि से व्यक्ति पहले आया। काल की दृष्टि से कौन आया पहले? व्यक्ति आया। लेकिन फिर भी अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बिना समग्र के अंश की कल्पना नहीं की जा सकती। तो राज्य में ही व्यक्ति का अस्तित्व है और व्यक्ति की पहचान निहित है। इसलिए राज्य को व्यक्ति का पूर्वगामी अरस्तु ने बताया। अरस्तु का कहना है कि राज्य परिवारों एवं ग्रामों का संगठन है जिसका लक्ष्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये राज्य किससे बनता है? परिवारों, छोटे छोटे कुटुंब, परिवारों, कबीलों और फिर ग्रामों के संगठन से राज्य बनता है। और उसका लक्ष्य क्या है? पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। तो ये अरस्तु के चिंतन के कुछ आधार हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जिनको हम अरस्तु के अलग अलग सिद्धांतों में, अलग अलग दृष्टिकोणों वाले विचारों में हम देखेंगे, जिनमें हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। जैसे दास्ता का सिद्धांत है, क्रांति का सिद्धांत है, संविधानों का वर्गीकरण है। इनकी चर्चा हम अलग अलग व्याख्यानों में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये अरस्तु के चिंतन से संबंधित कुछ मूलभूत आधारभूत बिंदु थे जिनकी चर्चा हमने यहाँ की। आपने मेरी बात को समझा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।